ये फिर आपने लिख लिया होगा कि भाई जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है उसको हम लोग को वॉल्यूम भी बोलते हैं, है ना। इसके बाद में हेडिंग डाल लीजिए आप लोग प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन। हाँ जी, दूसरा एजम्पशन क्या था हमारा? एजम्पशन जरा याद करना, जो आइडियल गैस में हमने माना था। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नेग्लिजिबल। इसको आपने जीरो माना हुआ था, लेकिन क्या एक्चुअल में जीरो होता है गैसेस के बीच में अट्रैक्शन? नो सर। थोड़ा बहुत तो होता है ना, कुछ ना कुछ। तो अब वो जो Yes, कुछ sir. ना कुछ है वो किस तरीके से क्या इफेक्ट कर रहा होगा, इधर देखो। ये है आपकी कंटेनर की वॉल, ध्यान से समझना। और एक गैस का मॉलिक्यूल जो है वो जा रहा है इससे टकराने के लिए। जब टकराएगा तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो जब वो टकराने के लिए बिल्कुल एकदम यहां पर, जब एकदम बिल्कुल इसके पास में आ गया है, बिल्कुल पास में, अभी जब देखिए बीच में है, तब तो उसको चारों तरफ से जो और पार्टिकल हैं वो भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जब वो इस तरफ आ गया है तो बताइए अब जो पार्टिकल फोर्स लगाएंगे वो सिर्फ एक, क्या बोलते हैं उसको, सेमी सर्कल में, सेमी हेमिस्फीयर में रहेगा केवल। Yes, sir. तो एक बात बताओ मुझे कि इस वाले पार्टिकल पर जो जस्ट कोलाइड करने वाला है इस दीवार के साथ प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए, इस पर नेट इसकी वेलोसिटी किस तरफ है? अगर ये दीवार से टकराने वाला है तो वेलोसिटी किस तरफ है इसकी? Right. ऐसे राइट में। और ये हरे, ये जो सब पार्टिकल हैं हेमिस्फीयर में, ये बताइए इसको किस तरफ नेट अट्रैक्शन फोर्स किस तरफ प्रोवाइड कर रहे होंगे? Left. ये बात समझ में आ रही है आपको कि कैसे अब जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ है? यस यस। जब वो बीचों बीच था तब ऐसा नहीं था, लेकिन जब वो टकराने गया है तो उस टाइम पे थोड़े से, मतलब जो फोर्स है वो पूरा आपका कंटेनर के अंदर की तरफ हो जाएगा, जबकि वो टकराने के लिए जो जा रहा है वो दीवार की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, इस फोर्स के होने की वजह से क्या ये पार्टिकल अपनी पूरी ताकत के साथ टकरा पाएगा दीवार से? No, sir. जितना इम्पैक्ट लगा सकता था, जितना क्या बोलते थे उसको, जर्क लगा सकता था जितना वॉल पे, उतना लगा पाएगा? नो सर। इसका मतलब ये बताइए कि जो प्रेशर अब लगेगा वॉल पर रियल गैस के केस में, वो आइडियल गैस से कम होगा या नहीं होगा? Yes. यस। इसका मतलब अब आपको प्रेशर, जो हम लोग पी जिसको बोल दिया करते थे, उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन तो यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे अब इसमें करेक्शन करते हैं तो वो आप ध्यान से समझिए। लिखना शुरू करो प्रेशर करेक्शन में, लिखिए। Due to attraction between molecules, due to attraction between molecules, their speed decreases ड्यूरिंग कोलिजन। बताइए स्पीड कम होगी या नहीं होगी अट्रैक्शन की वजह से? ड्यूरिंग कोलिजन, hence momentum decreases। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने कहा कि v कम हुआ। v अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली mv कम होगा जिससे वो टकराने जा रहा है। अगर mv कम हुआ तो जो फोर्स अप्लाइड है वो भी कम हो जाएगा, और अगर फोर्स अप्लाइड कम हो गया तो ऑब्वियसली प्रेशर भी कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस। स्टेटमेंट कंप्लीट कीजिए। देयर स्पीड डिक्रीजेस ड्यूरिंग कोलिजन, हेंस मोमेंटम डिक्रीजेस, momentum decreases, comma, force applied on the wall decreases,
and thus pressure exerted on wall also decreases. Also decreases. ठीक है, बस अब हमें यही बताना है कि ये जो डिक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट कितना है, ये जो प्रेशर में जो डिक्रीमेंट आया है, ये डिक्रीमेंट अब है कितना, ताकि हम वहां पे करेक्शन कर सकें। आगे लिखो नेक्स्ट पैरा से, देखिए दिस डिक्रीमेंट will be directly proportional to molecules attracting a particular molecule. बोलिए, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे आपके कोलाइडिंग पार्टिकल को, उतना ज्यादा प्रेशर में कमी आएगी या नहीं आएगी, सोच के देखो। Yes, sir. यहाँ पर एक टर्म चलता है आपके पास में, नंबर डेंसिटी, मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, एक होता है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का क्या मतलब है? कंटेनर वॉल्यूम V, टोटल इसके अंदर जो पार्टिकल हैं आपके पास, वो मान लो आप n है, n टोटल जो मोल है, n बाय v किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? n बाय v, नंबर डेंसिटी को करेगा। अब सोच के बताओ, अगर ये प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, और ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो अट्रैक्ट करेंगे, क्या ये नंबर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतने ज्यादा कंटेनर में होंगे, उतने ज्यादा उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। नहीं यार बात समझ, फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। कह रहा है दिस डिक्रीमेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिंग अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। मतलब वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, ये जो ऑरेंज ऑरेंज वाले हैं हेमिस्फीयर में, को देखो कि इस एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को जो दीवार से टकराने जा रहा है, उसको ये जितने मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स उतना ज्यादा होगा, और इसीलिए आपका जो प्रेशर है वो भी उतना ही कम वो लगा पाएगा, मतलब उस प्रेशर में उतनी ही कमी आ जाएगी। तो कह रहा है कि दिस डिक्रीमेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिंग अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अब ये जो व्हाइट वाले जो मेरे पास मॉलिक्यूल हैं, क्या ये व्हाइट वाले मॉलिक्यूल आपके पास, इनका नंबर n अपॉन v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? कि जो उसकी नंबर डेंसिटी है कंटेनर के अंदर, बोलो। Yes. तो अब इसी स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था, इसी को आगे लिखो, मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, आगे लिखिए, which is again directly proportional to number density, number density ब्रैकेट में लिख लीजिए n अपॉन v। ठीक है, एक चीज तो भाई ये आई है आपके पास में कि नंबर डेंसिटी के इस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी में आ गई। ये बताओ ये समझ में आया नहीं आया? क्योंकि अभी इसमें और भी है चीज, यहाँ तक बताओ पहले, यहाँ तक की चीज क्लियर हुई है नहीं? Yes, sir. नितिन, आ रही बात समझ में? यस सर। सर करना जरा, एक्सप्लेन करना कैसे कैसे हुआ है। कैसे कैसे सर? स्टार्टिंग से? नहीं स्टार्टिंग से नहीं, मतलब यही वाली चीज बता दो कि वो n बाई v के प्रोपोर्शनल कैसे लिख दिया हमने उस डिक्रीमेंट को जो प्रेशर में होने वाला है।
सर वो तो इस तरीके से आया था, अभी ये जो डिक्रीमेंट आया है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं सर आसपास, जब वो दीवार से टकराने जाए तो बाकी मॉलिक्यूल्स उसको अट्रैक्ट करेंगे ना अपनी तरफ। हाँ जी, हाँ जी। तो जो वो जितने ज्यादा होंगे तो सर उतना ज्यादा डिक्रीमेंट होगा, हम्म। जितने कम होंगे उतना कम डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, कोई कोई और बोल रहा था कुछ बीच में? सर मैं कह रहा था यहाँ पे नंबर ऐड करना चाहिए ना, मैं डायरेक्टली फोर्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का नंबर है या फिर नंबर, मतलब उसमें डिफरेंस क्या है? हाँ, यस सर, मतलब एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट। अब एक बात बताओ कि क्या कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है वो अकेले एक मॉलिक्यूल की वजह से लग रहा है क्या? नो सर। काफी सारे मॉलिक्यूल की वजह से लग रहा है। तो ये जो डिक्रीमेंट आपने एक पार्टिकल के लिए बताया है, क्या ये सेम डिक्रीमेंट और पार्टिकल की वजह से भी आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? यस सर। तो एक बात बताइए कि उस वॉल के साथ कितने पार्टिकल टकरा रहे होंगे, मतलब एक डिक्रीमेंट का टर्म तो आया सिंगल एक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग n बाई बी, और अब है कि भाई मॉलिक्यूल तो और भी हैं जो उस दीवार से टकरा रहे हैं, उनकी वजह से भी कमी आएगी। तो जो मॉलिक्यूल आपके दीवार से टकरा रहे हैं, क्या उनका नंबर वो भी n बाई बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? सोच के देखो। इस दीवार के साथ जो मॉलिक्यूल टकराएंगे, क्या उसका नंबर उस कंटेनर के अंदर टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? यस यस सर। यस सर। तो आपके पास ये n बाई बी का फैक्टर बताइए 2 बार आया है या नहीं आया? यस यस सर। कैसे कैसे आया 2 बार? एक बार फिर से सुनना। पहला वाला जो n बाई बी का फैक्टर है वो है एक सिंगल मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाने वाला था उस दीवार पे, उसमें जो कमी आई सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से। और वो कमी कैसे देखी हमने कि भाई उसको कितने मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर वो जो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि क्या नंबर डेंसिटी है। तो सीधी बात है कि वो जो एक मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहा था उसमें जो कमी आएगी वो n बाई बी के प्रोपोर्शनल होगी, सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से जो डिक्रीमेंट आने वाला है। ठीक। फिर हमने देखा कि भाई जो प्रेशर आपके पास टोटल आएगा वो एक अकेले एक मॉलिक्यूल की वजह से तो आएगा नहीं, मॉलिक्यूल तो और भी हैं जो टक्कर कर रहे हैं। तो वो जो आपके पास मॉलिक्यूल हैं, अगर नंबर डेंसिटी आपकी ज्यादा है तो बताइए कोलिजन भी ज्यादा होंगी या नहीं होंगी दीवार के साथ? यस सर। तो फिर जो कमी आएगी वो भी उतनी ज्यादा आएगी, क्योंकि हर कोलिजन में एक कमी आ रही है, हर कोलिजन में। तो जितनी ज्यादा कोलिजन उतनी ज्यादा कमी, उतना ज्यादा डिक्रीमेंट। तो आपके पास ये n बाई वी का फैक्टर 2 बार आने वाला है, पहला सिंगल के लिए, दूसरा बाकी सबको कंसीडर करते हुए। तो अब आगे लिखो, इसी में कंटिन्यू करो। आगे लिखिए दिस डिक्रीमेंट, मतलब एक बार तो पहले हमने ये वाला देख लिया कि दिस डिक्रीमेंट कैसे कैसे प्रोपोर्शनल आ रहा है, फिर आगे देखिए दिस डिक्रीमेंट। एक मिनट, फिर से लिखो आगे। This decrement will be directly proportional to हाँ जी, किसके बोलो अगर समझ में आया तो। स्क्वायर बाय वी नंबर डेंसिटी। हाँ, n by v का होल स्क्वायर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल। ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे वॉल से, ये फिर से किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, विच इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू which is again directly proportional to number density।
N/V। हाँ जी, तो इसका मतलब जो आपका प्रेशर करेक्शन टर्म है, जो हमको प्रेशर वाले फैक्टर में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, बताइए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया या नहीं हो गया N/V इंटू N/V के? बोलो। Yes. फिर हम यहाँ से कहते हैं कि भाई जो हमारा प्रेशर करेक्शन टर्म है, करेक्शन टर्म एक बात बताओ मुझे, सब कुछ नंबर ही नंबर में आप चल रहे हो, लेकिन सोच के देखो कि अगर आपके पास में एक गैस है, इधर देखो, इसको यहाँ अलग से देखते हैं, एक गैस है आपके पास अमोनिया, और एक बार गैस है आपके पास H2। तो जो H2 का मॉलिक्यूल है उसमें ये बताइए दोनों हाइड्रोजन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज है क्या? No, sir. नहीं है। लेकिन अमोनिया जो है उसमें बताइए वो एक पोलर मॉलिक्यूल है या नहीं है? Yes. यस सर, चार्ज होगा या नहीं होगा Yes, sir. यस सर, नाइट्रोजन के ऊपर? यस सर, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो एक बात बताइए कि एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, किस केस में ज्यादा होगा वो फोर्स? अमोनिया। अमोनिया के केस में होगा ना अमोनिया के केस में ज्यादा। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर जो मैंने अभी ऊपर आपको चीज सिखाई है उसमें तो हम जो प्रेशर करेक्शन टर्म कह रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ N/V इंटू N/V आया है। ये अट्रैक्शन को कहीं कंसीडर किया है कि हमने? सिर्फ और सिर्फ नंबर में चल रहे हैं अभी तो हम, नहीं किया ना अट्रैक्शन को। सोच के देखो कि भाई जब आपके पास में अट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो फिर जो कमी है वो और भी ज्यादा आएगी या नहीं आएगी? Yes. यस सर, तो अब सीधा सीधा से यहाँ पर जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो ना, तब आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, और जरा सोच के बताइए वो कांस्टेंट किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? हाँ जी, ये जो कांस्टेंट आया है जस्ट अभी अभी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अट्रैक्शन। बिल्कुल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन के लिए एक ही वैल्यू ज्यादा है या अमोनिया के लिए एक ही वैल्यू ज्यादा है, किसके लिए एक ही वैल्यू ज्यादा होगी? अमोनिया। अमोनिया के लिए। समझ में आ रहा है? ए बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है अट्रैक्शन को। जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल पोलर होगा, जितना ज्यादा उसमें अट्रैक्शन होगा, आपके पास में एक ही वैल्यू उस गैस के लिए उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। मतलब नंबर का अपना रोल है और उस अट्रैक्शन का अपना रोल है। तो ओवरऑल जो करेक्शन टर्म आपके पास आया है वो आ गया है AN² इंटू V²। समझ रहे हैं सब लोग? सर हाँ जी। सर जो हाइड्रोजन के लिए ए है वो उनकी ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बेसिक ग्रेविटेशन फोर्स को। फिर से बोलो। सर जैसे हाइड्रोजन पोलर मॉलिक्यूल नहीं है तो जो हाँ जी। उसके लिए ए डिफाइन होगा वो उसकी ग्रेविटेशन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं नहीं नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स का तो ऐसा है अर्श, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने KTG में एक लास्ट स्टेटमेंट बताया था। क्या था वो स्टेटमेंट, पता है तुम्हें? यस सर, ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं हम। ग्रेविटी को डिफाई करते हैं। ग्रेविटी का तो इसमें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। अगर ग्रेविटी का कुछ रोल होता ना तो आपके पास में एक कंटेनर में जो आप गैस भरते हो, थोड़ी बहुत देर में सारी की सारी गैस नीचे बैठ जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो रैंडमली मोशन करती रहती है, और फिर नीचे वाली वॉल पे जो प्रेशर लगता है गैस में, उतना ही प्रेशर कहाँ लगता है? ऊपर वाली वॉल पे भी लगता है। अगर ग्रेविटी होती तो फिर वो ऊपर वाली वॉल पे तो प्रेशर लगा ही नहीं पाती। जैसे मान लो आपने पानी भर दिया किसी उसमें कंटेनर में, तो ये पानी जो है वो साइड वाली वॉल पे प्रेशर लगाएगा और नीचे प्रेशर लगाएगा। ये ऊपर वाली इस पे प्रेशर लगाता है क्या पानी? नो सर। लेकिन गैस लगाती है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है?
जब ग्रेविटी का कोई रोल उसमें नहीं होगा उसके मॉलिक्यूलर मोशन में, ठीक है। यस हाँ, तो तुम्हारा ये कहना था कि ए जो है फिर उसमें क्या होगा, एक चीज तो कह रहे थे ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो नहीं है, तो फिर अब बात आती है फिर उसमें ए क्या है। अब याद करो, हमने वो सब पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 5 तरीके के इंटरेक्शन पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में एकदम लास्ट में, सर, याद आ रहा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, हो। हाँ, Yes. कुछ इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड Induced डाइपोल, dipole. इंस्टेंटेनियस डाइपोल, वैसा कुछ था। यस सर। तो उस टाइप के अट्रैक्शन यहाँ आएंगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन चलेगा वो वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस चलेंगे हाइड्रोजन में, जबकि अमोनिया में प्रॉपर आपके पास चार्ज की वजह से जो अट्रैक्शन आता है वो आएगा। आ रही बात समझ में? यस चलिए नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, जो नंबर डेंसिटी में हमने वॉल्यूम लिया था, नंबर तो- डेंसिटी में हमने वॉल्यूम लिया था। हाँ, तो वो नॉर्मल वॉल्यूम है कि उसके बाद जो हमने करेक्टेड वॉल्यूम निकाला था? नहीं, वो आपका वो है, क्या बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ओके सर। नंबर डेंसिटी में। भाई उसको फिल करने के लिए देखो ना आप, फिल करने के लिए तो वही वाला वॉल्यूम अवेलेबल है ना, यस मूवमेंट के लिए दिक्कत है, बाकी फिलिंग में तो वही वही वॉल्यूम इन्वॉल्व है। यस सर। चलिए भैया, अब इसमें आगे सर। बढ़ते हैं। तो अभी एक बात बताओ। हाँ बोलो। सर अगर सर ये जो प्रेशर करेक्शन एक एक करके यशप्रीत बोलो पहले। सर ये जो प्रेशर करेक्शन टर्म है ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए चलेगी जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो, हाइड्रोजन के केस में तो नहीं चलेगी, H2 के केस यार में? हाइड्रोजन के केस में चलेगी ना, अभी तो बताया आपको, हाइड्रोजन के केस में भी ए होगा, ए जीरो नहीं होगा हाइड्रोजन में। मतलब अभी अभी जो वो कौन पूछ रहा था, अर्श पूछ रहा था, तो उसको बताया ना कि जो इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल और वो सब चीज जो हमने पढ़ी थी, बिना सर फिर उसकी चार्ज के वैल्यू भी जो, कैसे आएगी? क्या कह रहे हो यशप्रीत? सर उसकी वैल्यू कैसे आएगी फिर? किसकी वैल्यू? ए ए की की सर। कम होगी, और या फिर जब भी होगी तो फिर वो प्रैक्टिकली निकाली जाएगी, मतलब आपको क्वेश्चन में देगा कुछ उस तरीके से, आपको मतलब याद नहीं रखना उसके लिए वैल्यू, केवल उसी के लिए नहीं यार। एक बार बताओ, तुमसे अगर पूछा जाए अमोनिया के लिए बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, तो तुम क्या अमोनिया के लिए निकाल सकते हो क्या उस ए को? नो सर, इन जनरली ए की वैल्यू पूछ रहा है। ना वो तो हम लोग वैल्यू तो कोई मतलब ही नहीं हमें वैल्यू से, तो बस हाँ क्वांटिटेटिवली आप ये देख सकते हो कि अमोनिया के लिए वो वैल्यू ज्यादा होगी और हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कम होगी, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जैसे हमने केटीजी में लिखा था कि जो गैसेस होती हैं वो ग्रेविटी को डिफाई करती हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो सर जो एटमॉस्फेयर है वो भी तो मतलब अर्थ के एक सरफेस पे एक लेवल पे सिर्फ क्या कहते हैं ग्रेविटी की वजह से हेल्ड है, हम्म। तो वो क्यों नहीं फ्लाई ऑफ कर जाता अगर मतलब ग्रेविटी डिफाई होती है? देखो उसमें ऐसा है कि आपके पास में कंप्लीटली डिफाइन नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर एक कंटेनर के अंदर जो गैस की एनालिसिस करेंगे ना, उसमें हम कंप्लीटली डिफाइन वाला केस मानते हैं। आपके पास में वो कंप्लीटली डिफाइन नहीं है, इसीलिए एनवायरनमेंट में नीचे जो है किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, CO2 की ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो CO2 का लेवल कम होता जाता है, क्योंकि CO2 थोड़ी सी हैवियर गैस है। तो ये तो नहीं कहेंगे कि रियलिटी में पूरी तरीके से डिफाई करता है, जो ऑब्वियसली हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आएंगे, बट उसका इफेक्ट उतना होता नहीं है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मोशन है ना, उसको ऐसे समझो आप। देखो फोर्स जैसे मान लो किसी बॉडी पे लगता है, जैसे मान लो Yes, कोई sir. बॉडी इस तरफ जा रही है, ऐसे समझो इसको ना, कोई बॉडी आपके पास में इस तरफ जा रही है, V उसका इस तरफ है और फोर्स उस पर लग रहा है पीछे की तरफ, तो क्या फिर ये बॉडी आगे की तरफ जाना बंद कर देगी क्या? नो सर। तो जाएगी तो वेलोसिटी के हिसाब से ही ना। यस सर। तो जब तक आपके पास में वो वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, तब तक वो जो फोर्स है वो भले ही लगता रहे, वो आगे की तरफ ही जाती जाएगी। यस सर। तो ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर, ये जो आपके पास में मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो इन Yes, पर sir. आपके पास में एक ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है नीचे, लेकिन ये जो फोर्स है आपके पास, ये इसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में काफी कम है, मतलब उसका उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके सर, तो मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल सी हो जाती है उसका इफेक्ट। हाँ बिल्कुल, उसके लिए नेग्लिजिबल टाइप का है, लेकिन पूरी तरीके से मना नहीं करेंगे अगर आप रियलिटी में आओगे तो। जो आप एनवायरनमेंट बात कर रहे हो ये सब, ये एक्चुअल में जो हो रहा है, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक कंटेनर के अंदर जो गैस है उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप उसको पूरी तरीके से डिफाइन मान सकते हो। ओके सर।
अब एक बात बताइए, इतना ये जो हमने पढ़ा, क्या हम इसके बेसिस पे एक लाइन ये लिख सकते हैं क्या? सोच के बताना। पी आइडियल, अच्छा पहले तो सोच के बताइए कि आइडियल गैस ज्यादा अच्छा प्रेशर लगा रही होगी या रियल गैस ज्यादा प्रेशर लगा रही होगी? आइडियल 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 गैस। आइडियल। तो अगर आपको पी आइडियल और पी रियल को बराबर करना है तो किसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा आपको? पीरियड रियल। क्या ऐड करना पड़ेगा? करेक्शन टर्म। बताओ ये वाला समझ में आ रहा है कि सबको क्या लिख दिया है यहाँ पर? यस। चलिए अब इधर देखिए, अब हम लोग एक रियल गैस के लिए इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। आपने आइडियल गैस की एक इक्वेशन चलती थी आपकी क्या थी वो इक्वेशन, याद करो। पीवी इक्वल टू एन आर। एन आर टी। इस इक्वेशन में V क्या हुआ करता था, P क्या हुआ करता था? P आइडियल। और V क्या हुआ करता था? V आइडियल बेसिकली वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। V जो होता था उसको वैसे हम लोग कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर बोल दिया करते थे, बट एक्चुअली में वो जो वॉल्यूम होता था वो क्या होता था? मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है, जो कि पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर ही होता था। गैस का वॉल्यूम भी वही होता था, सब कुछ वही होता था आइडियल के केस में। तो ये V जो है, इसके साथ अगर लिखना चाहें तो आप लिखिए, लिखिए ये V होता था यहाँ पे फ्री मूवमेंट वाला। ठीक है। अब इस इक्वेशन में ही कुछ ऐसा करना है कि ये रियल वाली बन जाए। तो अब एक बात बताओ, जो P आइडियल है उसको तो मैं लिख सकता हूँ P रियल प्लस AN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पर अब ये जो P है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल गैस के प्रेशर को। यस। यस सर और ये जो V फ्री मूवमेंट है, क्या इसकी जगह पे मैं V माइनस एन भी लिख सकता हूँ क्या? यस सर इज इक्वल टू एन आर टी। अब आपके पास यहाँ पर एक नई इक्वेशन बन चुकी है जो कि किसके लिए वैलिड होगी? रियल गैसेस के लिए। इसको बोला जाता है वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप देखिए, ध्यान से आपको दो कांस्टेंट दिख रहे होंगे, ए और बी। तो वो जो ए और बी हैं उनको हम कहते हैं वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट। इसमें ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को। आइडियल गैस के केस में ये ए क्यों नहीं हुआ करता था इक्वेशन में? अट्रैक्शन जीरो रहता है। क्योंकि इंटरैक्शन जीरो था। और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? साइज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। तो हालांकि बी जो है वो तो पूरे मोल के लिए है, बट मतलब समझ जाओ आपकी उसकी वजह से ही आ रहा है वो बी। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो साइज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसे करो उसको ना, प्रोपोर्शनैलिटी में लिख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आपको लगेगा कि ए वही है बी वही है। प्रोपोर्शनैलिटी करना फिर तो ज्यादा सही रहेगा। मतलब ए जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, और साइज, और जो बी है वो साइज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल। अब ठीक है। यस। यस आइडियल गैस इक्वेशन में बी क्यों नहीं हुआ करता था? उसको हम नेग्लिजिबल मान के एलिजिबल लेते हैं। क्योंकि Yes, sir. साइज को भी जीरो माना करते थे। हाँ जी, यहाँ तक बताइए, सबको समझ में आई बात? तो नोट बताओ आप लोगों ने कहाँ तक कर लिया है? ये वाला तो पूरा लिख लिया था ना आपने, करेक्शन टर्म वाला जो मैंने यहाँ तक व्हाइट में लिखा हुआ है। यस। तो इसको लिख लो अब फटाफट।
डन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर क्वेश्चंस में ए की वैल्यू गिवन ही रहेगी ना? वो अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब दे भी सकता है, पूछ भी सकता है आपसे कुछ बाकी डेटा दे करके। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, डन। यस सर इधर देखिए। हाँ जी, सर इस इक्वेशन में n और दूसरा n जो है वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करता। लाइक जो RHS में n है वो नंबर ऑफ मोल्स को, और LHS में जो n है AN²/V² वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। नहीं नहीं नहीं, वो मोल ही है एक्चुअली ना। वहाँ पर जो एन जो है वो मोल को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। एन बाई वी मोलर डेंसिटी कह लो उसको, नंबर डेंसिटी की जगह मोलर डेंसिटी है वो एक तरीके से। मतलब ओके सर। एक बात बताओ कि जो नंबर डेंसिटी होगी वो मोलर डेंसिटी की प्रोपोर्शन होगी या नहीं होगी? यस तो वो प्रोपोर्शनलिटी में ही चल रहा था ना मामला, तो वो आपके पास में यहाँ पर मोल वाला ही है, नंबर नहीं है। ओके सर, ठीक है सर। और जो वी के साथ में जो एन लिखा है वो भी बताइए मोल ही था या नहीं था? यस सर, वो तो नंबर ऑफ मोल्स है। हाँ, तो स्मॉल एन पूरी इक्वेशन में सब जगह सिर्फ और सिर्फ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है सर। चलिए, अब इसके बाद में यहाँ पर एक हम टर्म पढ़ते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हेडिंग डालेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हाँ जी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। थोड़ा सोच के बताइए, जैसे नाम ही है उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो ये जेड बेसिकली आपको किसी गैस के लिए किस चीज का आइडिया दे रहा होगा? कि मैं इसे कितना कंप्रेस कर कितना कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं, कितना कंप्रेस कर सकते हैं ये नहीं, हाउ इजीली यू कैन कंप्रेस अ गैस। तो कंप्रेस का मतलब क्या हुआ बेसिकली एक तरीके से? अगर मान लो आप उसको कंप्रेस करते जाओ तो फिर जो गैस है, कंप्रेस का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल को पास पास लाना। यस तो अगर आप उसको कंप्रेस करते जाओगे तो बताइए फिर वो इतने पास भी आ सकते हैं कि वो लिक्विफाई हो जाए। यस सर। इसका मतलब इसको हम लोग लिक्विफिकेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं कि भाई जिस गैस को जितनी आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात को? यस अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि किसी गैस को अगर आपको कंप्रेस करना है, या फिर ये कह लीजिए कि लिक्विफाई करना है, बेटर वर्ड है, लिक्विफाई करना है हमें गैस को, कैसे आप किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? क्या क्या तरीके हैं आपके पास गैस को लिक्विफाई करने के? टेम्परेचर कम करना, प्रेशर बढ़ा के। दो तरीके हैं हमारे पास। या तो आप प्रेशर क्या करते चलो, बढ़ाते चलो, प्रेशर बढ़ाते चलिए, या फिर आवाज आ रही है नहीं आ रही? यस यस सर हाँ जी, या तो प्रेशर बढ़ाते चलिए या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करते चलिए। बताइए, टेम्परेचर डिक्रीज करने से भी गैस जो है आपके पास में, वाटर की जो वेपर है, वाटर से समझ लो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा का आपने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है तो जो पानी है वो अपनी स्टीम वाली फॉर्म में रहेगा। आप कुछ भी मत करो, प्रेशर में कुछ भी छेड़छाड़ मत करो, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को डाउन करते करते आप 50 पे ले आओ। 100 से ज्यादा था, 50 पे ले आए आप, तो बताइए वो जो वाटर वेपर है क्या वो वेपर के फॉर्म में रह पाएगी? नो सर। किस में आ जाएगी? लिक्विड फेज में आ जाएगी। लिक्विड फेज तो आपके पास अगर किसी गैस को आपको कंप्रेस करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो प्रेशर बढ़ाते चलिए या फिर टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक, तो अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, मतलब थोड़ा उसका तो हमें आइडिया लग गया कि ये हमें ये आइडिया देगा कि किसी गैस को हम कितनी आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डिफाइन कैसे किया जाता है?
तो Z होता है आपके पास में PV अपॉन NRT के बराबर, और ये PV अपॉन NRT के बराबर अगर है Z, तो बताइए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? किस केस में? आइडियल गैस। आइडियल गैस। आइडियल गैसेस के केस में। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हो रियल गैस वाली को, तो बताइए क्या रियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी क्या? नो सर। नहीं होगी, कुछ और होगी। तो अब वो कुछ और कैसे हो है, तो उसको मैं यहाँ पर, इसको मतलब पूरा एक्सप्रेशन हमें नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ उसका ग्राफ देखना है आपको, ध्यान से समझिए। इस एक्सिस पे लिखा है आपने Z, और इस प्रेशर के साथ आप इस Z का वेरिएशन देख रहे हैं किसी भी रियल गैस के लिए। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है Z इज इक्वल टू 1 वाली, और ये Z इज इक्वल टू 1 वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आइडियल गैस। ये कर रही है आइडियल गैस को। अब हम बात करते हैं कि रियल गैसेस के लिए क्या होगा। तो रियल गैसेस के लिए जो आपके पास ग्राफ आता है Z का P के साथ, वो देखिए कुछ इस तरीके से सर आता है। आपकी वॉइस कट रही है। आवाज कट रही है क्या? सर मुझे तो ठीक आ रही है। सर पहले कट रही थी, अब ठीक है। हाँ जी, तो रियल गैस के लिए जो ग्राफ आता है हमारा Z में और P में, जो कि ऑब्वियसली कहाँ से आएगा? वो आपके पास इस इक्वेशन के बेसिस पे आएगा। जब आप इस इक्वेशन को PV अपॉन NRT को P के साथ जब वेरी करा के देखोगे, तब जो ग्राफ आता है, आपको एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राफ समझना है। ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है आपके पास, कुछ इस तरीके से। और इसमें जादू मैं बताता हूँ, जो मेन काम की चीज है, जो मेन फोकस आपको रखना है, वो ये है कि ये जो डिप दिख रहा है ना आपको, ये जो डिप है, दिस डिप, ये कितना नीचे जाएगा आपका ग्राफ। ये वाला जो डिप होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्मॉल a के। क्या मतलब हुआ इसका? कि जिस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है, उस गैस में डिप ज्यादा आएगा। तो केवल डिप के बेसिस पे हम ये बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे कि कौन सी गैस ज्यादा इजीली कंप्रेसिबल है? यस। ये बताइए, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस का ज्यादा होना उस गैस को इजीली कंप्रेस करने देगा, या फिर डिफिकल्टी हो जाएगी अट्रैक्शन की वजह से कंप्रेस करने में? डिफिकल्टी। सर डिफिकल्ट क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? कंप्रेशन, कंप्रेशन में आपको करना क्या है? मॉलिक्यूल को पास पास लेके आना है। और एक बात बताइए, जब गैस के मॉलिक्यूल में पहले से ही अट्रैक्शन है, तो आपको तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है यार, वो काम तो इजीली हो जाएगा ना। यस नहीं आई Yes, बात sir. समझ में? नहीं आई बात समझ में? फिर से करूँ रिपीट? सर, आ गई। मतलब ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि जिस गैस के लिए ए की वैल्यू जितनी ज्यादा हो जिस गैस के लिए ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, उस गैस को उतनी आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, उस गैस को उतनी आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है। बोलो। यस सर। ठीक है, और वो जो ए की वैल्यू है, वो हमें इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाले ग्राफ में कहां से पता चलेगी? डिप से। कि डिप जो है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा नीचे से जाएगा आपका ग्राफ, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कि भाई इस गैस को उतनी आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? तो इसको देखो, एक क्वेश्चन मैं जरा पूछता हूँ, थोड़ा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास में ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एक गैस के लिए कुछ इस तरीके से है और दूसरी गैस के लिए कुछ इस तरीके से। इसमें ये वाली जो गैस, मतलब एक को मैं अभी ए बोल रहा हूँ, एक को मैं अभी बी बोल रहा हूँ। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो दो गैसेस हैं उनमें से एक तो अमोनिया है और जो दूसरी गैस है आपके पास में वो CO2 है।
पता लगाओ कौन सी गैस कौन सी है। क्वेश्चन समझ में आया? सर ए वाली अमोनिया है, ये ए अमोनिया है। ये वाली अमोनिया है, कैसे पता लगाया? सर वो डिप से देखा सर, क्योंकि अमोनिया में अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो। अमोनिया में क्यों अट्रैक्शन ज्यादा होगी? सर CO2 नॉन पोलर है। यस CO2 नॉन पोलर है। हाँ, पहुंच तो रहे हो आप। हालांकि देखो बात वैसे ये है कि नॉन पोलर होते हुए भी उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला अट्रैक्शन रहेगा मॉलिक्यूल के बीच में। चार्ज होता है नहीं होता है, बॉन्ड पोलर होता है नहीं होता है उसमें। यस यस बॉन्ड पोलर होता है, मॉलिक्यूल आपके पास नॉन पोलर होता है। लेकिन ऑब्वियसली जो डिफरेंस है आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो मतलब जहां H का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, तो उसके ऊपर चार्ज जो है वो ज्यादा आता है। तो जो बॉन्ड की पोलरिटी भी अगर आप देखोगे तो NH3 जो है उसके बॉन्ड ज्यादा पोलर होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा। अट्रैक्शन अगर ज्यादा स्ट्रांग है इसका मतलब उस वाले केस में डिप ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमोनिया। अमोनिया को। और B किसको अमोनिया। रिप्रेजेंट कर रहा है? CO2। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लिखो और इसमें आप एक स्टेटमेंट लिखवा देते हैं कि जिस गैस में A की वैल्यू ज्यादा होती है, डिप जितना ज्यादा होता है, वो गैस उतनी आसानी से लिक्विफाई की जा सकती है। ये लिखो। डन। सर हाँ जी। ए ज्यादा होगा तो जेड कम होगा। जेड की वैल्यू हाँ उस पर्टिकुलर प्रेशर पे कम हो जाएगी जिस पे डिप आ रहा है। मतलब जैसे NH3 और CO2 है तो NH3 का जेड कम होगा CO2 से। नहीं तो जेड आपके पास में फिक्स नहीं होता ना, जेड तो आपके पास में डिपेंड करेगा आप उसकी वैल्यू किस प्रेशर पे निकाल रहे हो। ठीक है। लेकिन मैं समझ गया आपका क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हो। मतलब उसमें हाँ ये कह सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी तो ज्यादा होगी अमोनिया की, लेकिन वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है आपके पास में जेड, उसकी वैल्यू अगर सेम प्रेशर के लिए हम देखेंगे तो कम आएगी। ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े? नहीं लिखा अभी? बस इसमें एक लाइन ये आप लिख लो, मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन more will be the compressibility। मतलब उस गैस को कंप्रेस करना उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। मोर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए। बोलो, यस सर आवाज आ रही है नहीं आ रही? यस सर चलिए, अब देखिए यहाँ तो मैंने दो गैसेस ली थी अलग अलग, अमोनिया और CO2। अब दो गैसेस नहीं है हमारे पास, ग्राफ कुछ इस तरीके से है।
जेड पी, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जेड इक्वल टू 1 को। एक ही गैस के लिए चल रहा है ग्राफ, लेकिन दो अलग अलग टेम्परेचर पे है। एक कुछ ऐसे है, एक कुछ ऐसे है। एक टेम्परेचर T1 है और एक टेम्परेचर T2 है। आपको फाइंड आउट करना है कि T1 और T2 में क्या रिलेशन है। सोच के बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. T1 is greater than T2. Yes, sir. T1 is greater than T2. यस सर। T1 ज्यादा आ रहा है। Yes, sir. T1. यस सर। इसको हम कैसे देखेंगे भाई कि गैस को कंप्रेस करना लो टेम्परेचर पे आसान होता है या हाई टेम्परेचर पे आसान होता है? Low temperature. लो Low टेम्परेचर। temperature. लो टेम्प टेम्परेचर पे आसान है। तो इधर बताइए इसमें किस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग जो मतलब डिप है वो ज्यादा नीचे आ रहा है। वो डिप जो है बेसिकली कंप्रेशन को दिखाता है कि इजीली कंप्रेस हो रही है गैस हमारी। किस केस में डिप ज्यादा नीचे है, T1 या T2? T2। T2। तो अगर T2 के करस्पॉन्डिंग डिप ज्यादा नीचे है, इसका मतलब T2 वाले टेम्परेचर पे गैस आसानी से कंप्रेस हो रही होगी, Yes. है ना? इसका मतलब वो T2 कैसा टेम्परेचर है? लो टेम्परेचर है। T1 ज्यादा होगा और T2 आपके पास में कम हो जाएगा। क्लियर है? बताओ यहाँ तक सबको? Yes, sir. चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि ये जो ग्राफ हमारे पास आया है इस तरीके से नीचे जाते हुए फिर जो ऊपर जाता है जेड के लिए, रियल गैस के लिए, वो आखिर ऐसा क्यों आ रहा है। उसको क्या कुछ केसेस में हम डिवाइड करके सीखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। पूरा एक्सप्रेशन तो एनालाइज नहीं करना हमें, लेकिन वो टुकड़ों में हमें समझ में आ जाएगा कि ग्राफ इस तरीके से क्यों जा रहा है। इधर देखो, तो मैं एक केस ले रहा हूं यहाँ पर, केस फर्स्ट। रियल गैस के लिए चल रहा है मामला। एट लो प्रेशर, पर ध्यान से समझना, इक्वेशन आपके पास में चल रही है P प्लस AN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू RT। NRT नंबर ऑफ मोल 1 ले लो, हालांकि वैसे भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, N ही रहने दीजिए। हाँ जी, अब इसमें कंडीशन हमने ये लगाई है कि हमारा प्रेशर जो है वो बहुत कम चल रहा है, काफी लो प्रेशर पे आपने ली हुई है रियल गैस। तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत एजम्पशन लेते हुए इस इक्वेशन में, अगर प्रेशर आपका काफी लो है। बोलो। वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब वॉल्यूम आपके पास में बहुत ज्यादा हो जाएगी गैस की, तो उसमें से ये जो छोटी सी चीज आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसको सब्ट्रैक्ट करना ना करना कोई मतलब रहेगा क्या उसका? नो सर। तो अगर आपके पास में प्रेशर लो है, इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम जो है वो हाई हो गया, और अगर वॉल्यूम हाई हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि V माइनस NB जो है वो नियरली V के बराबर ही हो गया। वो लोग बात समझ में आ रही है नहीं? Yes, sir. यस सर। तो क्या हमारे पास में ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर के कुछ ऐसी हो जाएगी क्या? बोलो। सर हाँ जी, सर जब प्रेशर काफी लो ही हो गया तो मतलब सर P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर की जगह से सीधे ही AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर
यार वो ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर जो है, ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये टर्म भी तो खुद भी तो छोटा है ना, और प्रेशर भी छोटा है, तो एक छोटे के साथ में दूसरी छोटी चीज ऐड हो रही है, तो उसको आप कैसे नेग्लेक्ट कर रहे हो? ठीक। आ रही है बात समझ में? यस सर। चलिए भाई, अब हमें तो z से मतलब है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो। क्या ये लिखा हुआ है pv प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू एनआरटी? बोलिए। हाँ जी, एनआरटी से डिवाइड लगा दो। क्या ये z हो गया क्या, pv अपॉन एनआरटी? बोलिए। प्लस एनआरटी से जब डिवाइड लगाएंगे तो ये आपके पास में ए एन अपॉन वी आर टी हो गया क्या? अब इधर आपके पास 1 आ गया या नहीं आ गया, बोलो। क्या यहाँ से आपके पास z की वैल्यू हुई 1 माइनस ए एन अपॉन वी आर टी के बराबर आ गई या नहीं आ गई? बोलिए। इसमें हम लोग एक और टर्म यहाँ पे लिखते हैं, ये जो v बाय n है ना, इसको हम लोग Vm लिख देते हैं, मतलब मोलर वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में टोटल मोल से डिवाइड लगा दिया तो वो आपके पास में क्या आ गया, मोलर वॉल्यूम हो गया। तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसे भी लिख देते हैं, 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। ये चीज समझ में आ रही है सबको? तो एक बात बताइए, z की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी हो गई या नहीं हो गई लो प्रेशर के करस्पॉन्डिंग? तो अब बताओ, ये जो आपका रियल गैस का ग्राफ आ रहा था कि लो प्रेशर मतलब ये वाला रीजन जो है, तो प्रेशर की वैल्यू कम है, तो बताइए z की वैल्यू हमेशा 1 से नीचे आ रही है या नहीं आ रही? यस। सबको आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं आप। यस सर। इसमें अब आइए सेकंड केस पर। क्या होगा सेकंड केस हमारे पास? लो प्रेशर ले लिया आपने, इस बार हाई ले लीजिए प्रेशर। वेरी हाई प्रेशर पे जो इक्वेशन है आपके पास, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर कंडीशन ये है कि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, तो कैसे लिख सकते हो आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके? P into V सर minus वी N. रहने देंगे, फिर वी हो जाएगा। कौन सी चीज हटा दें इस बार? A n square by B square. ए एन स्क्वायर बाय क्यों हटा दिया ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आपने? सर बहुत स्मॉल क्वांटिटी है बहुत भाई, small प्रेशर है। तो रिलेटिवली काफी कम इतना होगा ज्यादा हो गया तो उसमें पी के रिस्पेक्ट में। तो अगर ऐसा है कि आपके पास बहुत हाई प्रेशर है, तो जो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाला टर्म है, ये नियरली P के बराबर ही हो जाएगा। इक्वेशन आई है हमारे पास में P इंटू V माइनस, वो एक मोल के लिए लिख लो तो ये Vm हो जाएगा, ये यहाँ पर V हो जाएगा, और इज इक्वल टू आर टी। एक मोल के लिए हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट में भी वो फिर इसी तरीके से लिखना होता है ना Vm के टर्म में। हाँ जी, थोड़ा मॉडिफाई कीजिए, PV माइनस PV इज इक्वल टू आर टी। अब तक एनआरटी से डिवाइड लगाते थे, अब जब एक मोल के लिए चल रहा है मामला, तो केवल आरटी से डिवाइड लगा दो। हाँ जी, z की वैल्यू क्या आ गई, z माइनस पीवी अपॉन आर टी इज इक्वल टू, बोलो 1 आया नहीं आया? यस सर। क्या हम इसको कह सकते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस पीवी अपॉन आर टी? क्या मतलब हुआ इसका? 1 से बड़ी है हाई प्रेशर।
हाई प्रेशर पे हमेशा 1 से बड़ा ही होगा Z, और साथ में अगर आप Z का और P का ग्राफ बनाते हो, Z में और P में ग्राफ बनाते हो, ध्यान से देखिए, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा हाई प्रेशर पे, यस Yes, sir. और उस लाइन का स्लोप क्या होगा आपके पास? B by B by One. RT. P by R2। मतलब आपके पास ये जो आपने ग्राफ बनाया था, इसमें ध्यान से देखिए, ऊपर प्रेशर जब हाई हुआ तब तो ऑलमोस्ट आपके पास में स्ट्रेट लाइन वाला मामला हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन वाला मामला है तो इसको अगर मैं एंगल को थीटा बोलूं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि जो tan थीटा है वो हमने फिगर आउट कर लिया है, कितना है? B by RT. बोलिए, सब लोगों को बात समझ में आ रही है? क्लियर? यस चलिए, अब इसमें एक तीसरा केस और आता है छोटा सा। थर्ड केस क्या है हमारे पास? थर्ड केस एक्चुअली दो गैसेस के लिए स्पेसिफिक है, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। इन दोनों गैसेस में क्या होता है आपके पास में कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट। उसके पीछे मैं रीजन समझाता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। देखिए, वैसे तो आपके पास में अगर कोई मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं है तो दिक्कत नहीं है कि उसके ऊपर कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा मॉलिक्यूल के बीच में। हो सकता है, कैसे हो सकता है? जो चीज आपको सिखाई थी, इंड्यूस्ड, Instantaneous. हाँ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल वाले तरीके से, है ना। लेकिन H2 में दिक्कत ये है कि H2 में जो बॉन्ड है ना हमारे पास वो बहुत छोटा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उनको मूव कराना किसी एक डायरेक्शन में वो इतना आसान नहीं हो पाएगा, मतलब चार्ज का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है इसमें H2 के केस में। वहीं अगर मान लीजिए आपके पास में F2 होता तो दिक्कत नहीं आती, O2 होता कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, N2 होता, इवन N2 में भी हो जाएगा। लेकिन H2 के केस में चार्ज का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता है, और कुछ कुछ ऐसी ही कहानी हीलियम के साथ भी होती है। तो इनके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट कैसा होता है? ऑलमोस्ट जीरो। जीरो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हुआ, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि A जीरो हो गया इनके लिए। यस हाँ जी, अगर A जीरो हो गया तो ये आपके पास में सेकंड केस के जैसा हो गया नहीं हो गया? Yes. इसका मतलब इस केस में भी जो Z है वो 1 प्लस PB अपॉन RT के बराबर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलो। Yes. यस आ रही है सबको बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है, बाकी सारी जो रियल गैसेस हैं उनके लिए तो ग्राफ ऐसे चलेगा, और जो हाइड्रोजन और हीलियम है उनके लिए ये जो ग्राफ है केवल हाई प्रेशर पे है क्या, या ऑलवेज है? सोच के देखो, Always. ऑलवेज। इसका मतलब वो कभी नेगेटिव जाएगा ही नहीं उनमें। उनमें शुरुआत मतलब शुरुआत से ही कुछ ऐसा रहेगा मामला, ऐसा और ऐसा। ये दो अलग अलग लाइन से मैंने क्यों रिप्रेजेंट किया है? H2 और हीलियम अलग अलग होगा थोड़ा। क्योंकि आपके पास में स्लोप दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब ये आपको सोच के बताना है कि इनमें से नीचे वाला तो किसके लिए होगा और ऊपर वाला किसके लिए होगा। Which graph is corresponding to hydrogen and which graph is corresponding to helium? ब्लू वाला हीलियम हीलियम के लिए होगा। हाँ, ब्लू वाला हीलियम वाली हीलियम। यस सर। वाला हीलियम होगा। क्या कह रहे हो? ब्लू वाला हीलियम के लिए होगा यस यस सर। और ऑरेंज वाला जो है वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ऐसा आपने इसलिए सोचा क्या कि भाई H2 का साइज छोटा है
तो उसका बी कम होगा और स्लोप कम होगा, ऐसा ऐसा सोचा है क्या आपने? यस 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 देखो अगर मान लीजिए वो H2 की जगह H होता ना, केवल H, तब तो आपकी बात सही होती, मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। लेकिन ये H2 है, तो इतना क्लियर कट कह सकते हो क्या आप इस केस में, जैसा आपने कह दिया? मतलब हो सकता है ओवरऑल रिजल्ट ये आए, बट इतना क्लियर कट तो नहीं कह सकते जैसा कह दिया आपने, है ना? तो ये तो एक्चुअली मुझे ही बताना पड़ेगा। क्या नाम है, सिंगला तुम्हारे पास एनसीईआरटी होगी ना 11th वाली? यस सर। उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर करके चैप्टर होगा यार, उसको जरा एक बार स्क्रीन शेयर करना। 1 मिनट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो हमने अभी केस 2 लिखा था, हम्म। सर उसमें जब हमने पी को काफी ज्यादा मान लिया था, तो सर वॉल्यूम काफी कम नहीं हो गया होगा? वॉल्यूम काफी कम नहीं हुआ होगा एक्चुअली। यस कम होने के बाद भी ना आपके पास में वो जो ए होता है ना, ए, यस सर। वो कम रहता है। मतलब आप अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई वॉल्यूम काफी कम हो गया तो ओवरऑल टर्म जो है आपके पास में वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ज्यादा के यस साथ सर। ज्यादा को कैसे, वो नहीं। तो ए यस। अपने आप में काफी कम होता है, ए की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी कमी होती है। ओके सर। हाँ, इसमें थोड़ा आगे चलो यार ना, रियल गैस पे आओ। इसमें ये ग्राफ होगा, थोड़ा और आगे चलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पीछे पीछे, हाँ थोड़ा और पीछे। नहीं नहीं नहीं, हाँ एक मिनट, इधर 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 देखो। हाँ हाँ जी, देखिए नीचे कौन है और ऊपर कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऊपर है। यस सर तो इतना जो क्लियर कट हमने बोला था, हमारी क्लियर कट तो काम खत्म हो गया। हम तो नीचे वाले को बता रहे थे हाइड्रोजन। गड़बड़ हो गई नहीं हो गई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका H2 का मॉलिक्यूल है ना, सिंगल एटम नहीं है, वो जो मॉलिक्यूल है उसका शेप थोड़ा, मतलब साइज उसका बड़ा होता है हीलियम के कंपैरिजन। क्लियर? सर। हाँ जी। तो जो वाई एक्सिस में P इंटू V है, हाँ हाँ, ये V वॉल्यूम ही है? ये V वॉल्यूम ही है बिल्कुल। अच्छा, आप ये तो नहीं सोच रहे हो उसमें कि सर ये PV का ग्राफ है, जबकि आप तो Z का ग्राफ बता रहे हो? पैटर्न सेम होगा क्योंकि हम टेम्परेचर को वेरी नहीं करा रहे हैं, कांस्टेंट है वो जो नीचे है, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, तो आप जो बता रहे थे वो गलत था, उसको सही कर लेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पर। हटा दो। नीचे कौन है? नीचे वाला हीलियम। हीलियम, तो ये उल्टा बता दिया था आपने, सर इसको आपकी सही कर स्क्रीन नहीं लीजिए। शेयर। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है, एक मिनट। हाँ जी, अब दिख रही है क्या स्क्रीन? यस सर। तो फिर अब बताओ, ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और ऑरेंज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीलियम लिख लीजिए। अच्छा, ये ऊपर वाले नोट्स आपने लिख लिया या फिर वो दिखाना है अभी? लिख लिया लिख लिया था सर? ठीक, सबने लिख लिया है ना? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। आपने अभी हीलियम और हाइड्रोजन के लिए रीजन क्या बताया था किस चीज का? कि मतलब H2 हमारे पास नीचे क्यों नहीं आई? H2 का साइज बड़ा होता है हीलियम से। ओके सर। वो हाइड्रोजन नहीं है सिंगल एटम, H2 है वो।
ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको ना ए की वैल्यू के बारे में बताता हूँ। वैसे तो पहले हम लोग जान ही गए हैं कि जिसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनमें किसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी, कैसे फिगर आउट करेंगे? तो एक बार बताओ कि एक क्रिप्टॉन का मॉलिक्यूल दूसरे क्रिप्टॉन के मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी, एक क्रिप्टॉन का एटम दूसरे क्रिप्टॉन के एटम पे जो फोर्स लगा रहा होगा, या एक ऑर्गन जो दूसरे ऑर्गन पे फोर्स लगा रहा होगा, कौन सा फोर्स चल रहा होगा उनके बीच में? हाँ जी, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स चल रहे होंगे या नहीं चल रहे अंडरवर्ल्ड होंगे? फोर्सेस, यस। तो जो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं ना, इनके बारे में एक बात बताता हूँ मैं आपको। इस सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ जी, किसका शेप, किसका साइज बड़ा है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के लिए क्या हो जाएगा ए की वैल्यू? बड़ी। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। हाँ, तो आपके पास में जो वीक बॉन्ड वाले फोर्सेस होते हैं वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए क्रिप्टॉन के केस में ए की वैल्यू ज्यादा होगी, हीलियम के लिए कम होगी, और इवन हीलियम के लिए तो अभी अभी हमने देखा क्या हो जाती है, जीरो ही हो जाती है हीलियम के लिए। ठीक है, एक तो ये लिख लो आप, इसके अलावा एक ये भी लिख लो। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए ये है एन पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन, और ये है नियोपेंटेन।
इनमें पूछा जाए कि बताओ भाई एक ही वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी। तो एक बात बताओ, आप लोगों ने 9th-10th में, क्योंकि अभी वैसे फिजिक्स में तो भी वहां तक नहीं पहुंचे होगे आप लोग, 9th-10th में आपने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या कि भाई जब हम एक कोई पानी की बूंद जब गिरती है तो वो स्फेरिकल शेप क्यों अटेन कर लेती है, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? नो सर। नो सर। नहीं पढ़ा। चलो मैं बता देता हूँ उसके लिए, वैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे इसको, 11th क्लास में आएगा आपका थोड़ा आगे। एक्चुअली जो स्फेरिकल शेप है ना, वो एक गिवन वॉल्यूम के लिए, कुछ वॉल्यूम फिक्स कर लो, इतने ml इतने लीटर जो भी है, एक गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया मिनिमम होता है स्फेरिकल शेप में। एक गिवन वॉल्यूम के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है किसमें, स्फेरिकल शेप में। अपना सरफेस एरिया मिनिमम करने के लिए वो जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप एक्वायर करती है। तो अब यहाँ पर ये बताओ कि हमें सरफेस एरिया से जज करना है, बाकी सब चीज तो ये कॉमन टाइप में ही है इसमें। तो कौन सी शेप आपको काइंड ऑफ स्फेरिकल दिख रही है इसमें? थर्ड। तो थर्ड वाले का जो सरफेस एरिया होगा वो बताइए मिनिमम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस। अगर सरफेस एरिया मिनिमम हो गया तो बताओ उसके लिए एक ही वैल्यू भी मिनिमम हो गई या नहीं हो गई? यस यस। तो एक ही वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए हो गई, एन पेंटेन के लिए, न्यू पेंटेन के लिए? एन पेंटेन। एन पेंटेन लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक लिखो और एक क्वेश्चन अब आप ट्राई करो। सर केस 2 में एक चीज पूछ रहा हूँ। क्या कह रहे हो सर केस 2 में एक चीज पूछ रहा हूँ। केस 2 वहाँ में? पे जहाँ v माइनस एन पी था, आपने वहाँ पे एन क्यू मतलब कैंसिल कर दिया था। तो केस 2 में हाँ फिर से बोलो क्या कह रहे वो हो? मोल्स हमने मान लिए इसके। अच्छा। मोल 1 ले लिया था यार उस केस में ना, स्टार्टिंग में ही मोल 1 लेकर के चल रहे हैं उसमें। ठीक है, यस। चलिए भाई एक क्वेश्चन जरा फटाफट लिखो, अभी तो वैसे मुश्किल हो पाएगा, इसको आप घर पे फिर ट्राई कर लेना। लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इफ द स्लोप ऑफ z वर्सेस p कर्व is constant, कितना है, पाई अपॉन 492.6 ATM इनवर्स, स्लोप की वैल्यू है ये, ATM इनवर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक मिनट, टेम्परेचर भी दिया हुआ है पर्टिकुलर, नहीं पर्टिकुलर मत लिखो ना फिर उसके साथ, एक मिनट, एट 300 केल्विन लिखो सीधे सीधे, एंड वेरी हाई प्रेशर। कैलकुलेट diameter of molecule। करो, ट्राई करो, हो जाए तो सर आंसर दे दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ जी सर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यही होता है ना कि हम किसी गैस को कितनी इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस कर सकते हैं या लिक्विफाई कर सकते हैं। हाँ जी, तो मतलब जिसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं उसका Z बड़ा होगा, कम होगा, Z कम होगा उसका, जिसको आप इजीली कंप्रेस कर पाओगे। कम क्यों? ठीक है,
क्योंकि z का जो नीचे जो z आपके पास में z की वैल्यू 1 से जितनी कम होती है, डिप जितना ज्यादा आता है, उस गैस को कंप्रेस करना उतना आसान होता है ना हमारे लिए। ओके ओके सर आज ये क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ सर जो क्रिप्टन है सर उसका सरफेस एरिया मैक्सिमम है, तो सर मतलब उसके हाँ जी। अंदर वंडरवॉल फोर्सेस भी सबसे वीक हो गई। नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसमें सबसे स्ट्रांग हो गए, वीक नहीं हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉन फोर्सेस सरफेस एरिया। सर अब सर सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी वंडरवॉल फोर्स वीक होगी या फिर स्ट्रांग होगी? यार ये प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखो, वीक वॉन फोर्सेस जो होते हैं वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सर उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, तो मतलब उसकी वंडरवॉल सबसे कम होगी ना? अरे प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, सरफेस एरिया ज्यादा तो वॉन फोर्सेस भी ज्यादा होंगे ना, प्रोपोर्शनल। सर वो वीक से कंफ्यूज हो रहे यस थे सर, वो वीक को ऐसे कह रहा है कि हुआ है कम ना सर होगी। कि वो जितना सरफेस एरिया ज्यादा है उतनी ज्यादा वीक हो जाएगी सर, इसलिए वो इशू लग रहा था। अच्छा अच्छा, सर वो वीक को मतलब हटा के सर नहीं। वंडरवॉल फोर्सेस ही वो कर कि वो वीक फोर्स वो देखो होती है। ऐसा है, वो तो मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस की वजह से है, और वो जो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोला था मैंने। सर मैं उस कारण कंफ्यूज हो गया। अब ठीक है, हाँ जी सर अब ठीक है। चलो फिर इस वाले क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में कर लेना ना, मुझे कोचिंग निकलना है फिर अभी, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.